नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और हमारे खास कार्यक्रम कोरोना की यूएस मिस्ट्री में आपका स्वागत है। दुनिया भर के साथ देश में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है और इस लड़ाई में विश्व भर के डॉक्टर्स मानव जाति को बचाए रखने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस महामारी को भला कंट्रोल कैसे किया जाए? क्या वैक्सीनेशन इसे रोकने के लिए एक सबसे बड़ा हथियार है? दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर कितनी घातक हो सकती है? तीसरी लहर से बचाने के लिए क्या उपाय करना जरूरी है? आज इन्हीं सवालों के जवाब हम तलाशेंगे और लेंगे अमेरिका में अपनी सेवाएं दे रहे राजधानी भोपाल के रहने वाले डॉक्टर भारत भूषण से। बता दें आपको, भारत भूषण की अमेरिका सहित पूरी दुनिया में अलग ही पहचान है। मेडिकल क्षेत्र में डॉक्टर भूषण के किए गए काम वाकई सराहनीय है। डॉक्टर भूषण लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस के सहयोगी सदस्य भी रह चुके हैं। वो फिलहाल टेक्सास के लब्बाक में स्थित टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस सेंटर में मेडिसिन के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं डॉक्टर भारत भूषण से और साथ ही इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे बंसल न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी। शरद जी, ओवर टू यू। बहुत धन्यवाद दीपक। और ये बड़े गौरव की बात है कि आज हमारे साथ डॉक्टर भारत भूषण जी हैं, जो इसी भोपाल की मिट्टी से निकलकर लंबा समय उन्होंने तय किया और इस लंबे समय के बाद अलग अलग स्थानों पर काम करके अमेरिका में उन्होंने टेक्सास की बहुत ही प्रेस्टीजियस जो ये टेक मेडिकल साइंस सेंटर है, इसमें वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। एमडी मेडिसिन और तमाम और जो महत्वपूर्ण डिग्री हैं वो उनके पास हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका बंसल न्यूज़ पर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सर, मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि इस समय आप भारत की स्थिति देख रहे हैं और एक भारतवंशी और मध्य प्रदेश वंशी भोपाल के निवासी होने के नाते बहुत चिंता भी मैं देख रहा हूँ कि आप सभी के मन में है भारत की परिस्थितियों को लेकर, और बहुत आप लोग अपने अपने स्तर पर अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरी मदद भी कर रहे हैं। आप क्या कारण देखते हैं जो भारत में ये दूसरी लहर बहुत तेज़ी से आई और सुनामी जैसी स्थिति कई राज्यों में बन गई? क्या मनुष्य का व्यवहार आप कारण देखते हैं या फिर जो तैयारियों में लापरवाही हुई जिसकी चर्चा भी हुई? आप क्या कारण देखते हैं डॉक्टर साहब इसके पीछे? देखिए, मैं जैसे आपने कहा कि मनुष्य का व्यवहार, मैंने ये पाया है कि मनुष्य का व्यवहार जो है वो उसके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी। इसलिए मैं अपने सभी मरीजों को एक बार कहता हूँ कि मेरा एक कोट है, लाइफ डिपेंड्स अपॉन चॉइसेस। कि यदि आपके पास विकल्प हैं तो आप क्या विकल्प चूज करते हैं, इस बात के ऊपर वो निर्भर करता है कि आपकी दिशा क्या होगी, आप कहाँ पहुँचेंगे, क्या उसके रिजल्ट्स आएंगे। अगर इसी बात को हम कोरोना के संदर्भ में बात करें, इस महामारी के संदर्भ में बात करें, तो यदि हम अपने आप से पूछें कि हमारे पास जो विकल्प हैं, क्या हम बार बार हाथ धोते हैं, क्या हम फेस मास्क पहनते हैं जिससे कि दूसरे लोग या हम संक्रमित ना हो, क्या हम ये कोशिश करते हैं कि जब हम सोशल डिस्टेंसिंग करें, एक दूरी बना के रखें, कम से कम 6 फीट की दूरी बना के रखें, जिससे कि किसी के शरीर का कोरोना या वायरस हमारे शरीर में ना आ सके, या अगर हम संक्रमित हैं तो हम किसी दूसरे को पास ऑन न कर सकें। इसी तरह से क्या हम हमारे जो शादी व्यवहार हैं उसमें क्या हम इस तरह की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो मेहमान आए हैं या हमारे जो घर के परिवार के लोग हैं वो कोरोना की चपेट में न किसी तरह से आ जाए। तो व्यवहार जो है एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभा रहा है। जी जी, ये आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही कि हमारा सामाजिक व्यवहार और कुछ ऐसी घटनाएं भारत में रहीं, ख़ासतौर से मार्च और अप्रैल के महीने में एक बड़ा धार्मिक आयोजन भी और राजनीतिक गतिविधियां भी चुनाव से जुड़ी हुई, और इसी के बीच में हमारा अनियंत्रित सामाजिक व्यवहार जो इक्वली इसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है। सर, मुझे ये बताइए कि आगे जिस तरह से हम तीसरी लहर की बात भी सुन रहे हैं और दुनिया की दूसरी कंट्री में, आपको भी क्या लगता है, अगर मैं स्पेनिश फ्लू की भी बात करूं 1918 के, तो उसकी भी तीसरी लहर थी। क्या आप मेडिकल साइंटिस्ट जो भी हैं वो क्या इस समय देख रहे हैं और सोच रहे हैं, क्या हमें तैयार रहना चाहिए चंद महीनों बाद एक तीसरी लहर के लिए भी डॉक्टर साहब? हाँ, देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ तो उसमें यही देखने में आ रहा है कि तीसरी लहर की संभावना बहुत ज़्यादा है। और
ऐसा भी हो सकता है कि जब दूसरी लहर चल रही है उसके ऊपर ही तीसरी लहर आ जाए, क्योंकि ये जो स्ट्रेन है, ये जो वायरस है, वायरस की ये इसका एक गुण होता है कि अपने आप को म्यूटेट कर लेता है। हम्म, म्यूटेशन करने का मतलब ये होता है कि अपनी जो प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा चेंज करता है और उससे उसका जो उसके गुण है वो चेंज हो जाते हैं। आप अगर आप देखें तो जो पहली वेव थी उसमें जो वायरस था उसके थोड़े कैरेक्टरिस्टिक अलग थे। अभी जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक ये इसमें इन्फेक्टिविटी उसको बोलते हैं, इन्फेक्टिविटी रेट ज़्यादा है। तो हम हमें बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए इस बात के लिए। तीसरी लहर के लिए जी। जी। अमेरिका में जो डॉक्टर्स हैं, क्योंकि हम देखते हैं वहाँ जो भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ भारतवंशी चिकित्सकों का एक तरह से डोमिनेशन है, बड़ा दबदबा है। क्या देखते हैं आप लोगों की क्या राय है जिस तरह से हम भारत में उपचार की जिन प्रणालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कोई अभी तक एक अप्रूव्ड मेडिसिन का प्रोटोकॉल है नहीं कोरोना के लिए। यहाँ रेमडेसिविर की भी बात है, टोसिलीजुसैब की भी बात है, इसके साथ आइवरमेक्टिन की भी बात है। आप क्या देखते हैं? कोई प्रोटोकॉल है नहीं, लेकिन यहाँ ऐसा मान लिया गया कुछ मेडिसिन को लेकर, जिसको लेकर बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज़ भी हैं। अमेरिका में चिकित्सक क्या मानते हैं कि भारत में एक अगर कोई प्रोटोकॉल न भी हो तब भी जनरली हमें किस तरह की हमारी उपचार प्रणाली होनी चाहिए? आपने पूछा है कि भारतीय चिकित्सकों का दबदबा है। जी जी। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि दबदबा है, हम्म, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि अमेरिका में अराउंड 900,000 फिजिशियंस हैं, जी। डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक हैं, और उसमें से जो 8.5% जो चिकित्सक हैं वो भारतीय मूल के हैं। वाह। और उसमें वो अपनी जो उनकी सेवा भावना है, वो जो लोगों समाज के लिए करते हैं, यहाँ जो पेशेंट्स के लिए करते हैं या रिसर्च करते हैं, हम्म, उनके लिए उनकी भूरी भूरी सराहना हमेशा से होती रही है। और हर भारतीय इस बात को गौरवान्वित महसूस करता है जी कि वो बिल्कुल सर। हाँ। तो जैसे अब जैसे आपने कहा कि यहाँ पे जो भारतीय मूल के चिकित्सक हैं उनकी क्या सोच है, तो मैं कहना चाहूँगा कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन ने अभी जो है मैं पढ़ रहा था कि $2.5 मिलियन जो है वो उतनी राशि जो है उगाई है और फंड रेजिंग किया है। वाह। जी। और इसी तरह से उन्होंने ये भी लिखा है सरकार को कि भाई हमें जो है एक इमरजेंसी उसको ऑथराइजेशन दें कि जो फिजिशियंस हैं उनको, डॉक्टर्स हैं उनको ब्लैंकेट जो है एक इम्यूनिटी प्रदान हो और इंडेफिमिनेशन की वो जो है प्रक्रिया हो, जिससे कि वो वहाँ पर जो मरीज हैं उनको अपनी मेडिकल केयर प्रोवाइड कर सकें। जी जी। जो मेडिसिन्स दी जा रही हैं, रेमडेसिविर की मैं बात करूं या टोसिलीजुसैब की बात करूं, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा है कि ये कोरोना जो है ये नया वायरस है, और इसके लिए जो मेडिसिन जो जिन साइंटिस्ट ने जो डेवलप की हैं अभी तक, वो काबिल तारीफ हैं। इतनी स्पीड के साथ वैक्सीन का डेवलप करना इतनी बहुत बहुत काबिल तारीफ है ये चीज़। और जैसा आपको पता होगा कि दुनिया में जो आप जानते होंगे कि चेचक जिससे नाम है, और इसको बड़ी माता या शीतला माता भी कहते थे, जी। उसको दुनिया से ख़त्म कर दिया गया। WHO ने अपना एक प्रोग्राम शुरू किया था और वो वैक्सीनेशन के थ्रू हुआ। जी। वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन के थ्रू जो है उस पूरी बीमारी को ख़त्म कर दिया गया। दूसरा, आपने देखा होगा पोलियो। तो किसी ज़माने में हमें बहुत सारे पोलियो के केसेस मिलते थे, लेकिन अब हमें बिल्कुल नागण्य रूप में कहीं-कहीं इक्का-दुक्का किसी मिलता है। देश में मिलता है। ये संभव सब हो पाया है वैक्सीनेशन के थ्रू। बहुत सारी बीमारियां हैं जो जैसे आप ले लें, हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, मीजल्स है, मम्स है, रुबेला है, डिप्थीरिया है। ये सब बीमारियां जो है वैक्सीनेशन के थ्रू ही कंट्रोल की जाती हैं और बहुत अच्छा कारगर वो है। तो वो एक बहुत अच्छी बड़ी एक उपलब्धि है, चिकित्सा जगत की बहुत बड़ी उपलब्धि है वैक्सीनेशन को इतने स्पीडली डेवलप करना। अब चूंकि जी। रिसर्च आ रही है, रिसर्च हो रही है। अब आपने बात करी रेमडेसिविर के बारे में, तो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रेमडेसिविर पहली ड्रग, एंटीवायरल ड्रग थी, रीपर्पस ड्रग बोलते हैं उसको, किसी दूसरे पर्पस के लिए उसका बहुत अच्छा रोल था। लेकिन उसमें जब स्टडी की गई तो पाया गया कि बहुत अच्छी रिजल्ट दे रही है शुरू में, ऐसा लगा।
और जब बाद में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक बहुत बड़ी स्टडी करी जिसमें कि 11,000 पेशेंट्स का इन्वॉल्वमेंट था, जो कि 400 हॉस्पिटल्स में एडमिटेड थे और 30 कंट्रीज में वो स्टडी स्प्रेड थी। तो इतनी बड़ी स्टडी जब कंडक्ट हुई और उसका जब कंक्लूजन आया तो ये लगा कि रेमडेसिविर जो है वो ऐसी दवाई है जो ड्यूरेशन कम करती है थोड़ा सा एडमिशन का, और शुरू के 10 दिनों में देनी चाहिए उसको। तो इसका एप्रोप्रिएट यूज होना चाहिए। मतलब वो कोई मैजिक बुलेट नहीं है। और अगर बाद के समय में अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपको मॉर्टिलिटी बेनिफिट जो मिलता है, किसी भी मरीज को हम जब कोई दवाई देते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि उसमें उसकी जान बच रही है कि नहीं। तो वो मॉर्टिलिटी बेनिफिट जो है वो उस दवाई में हमको नहीं मिला, ऐसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाया अपनी स्टडी में। जी जी जी। तो एप्रोप्रिएट यूज ऑफ मेडिसिन होना चाहिए, और वही मैं कहूँगा किसी भी मेडिसिन के बारे में। तो अभी जैसे ये साइंस इवॉल्व हो रहा है तो वी विल बी नोइंग, हमको ये पता लगेगा कि कैसे कैसे हम अपने गाइडलाइंस को मॉडिफाई करें या अपडेट करें। डॉक्टर साहब, आप लोगों के बीच में अमेरिका में चाहे अमेरिकन मूल के डॉक्टर्स हों या दुनिया में, और क्योंकि अमेरिका एक ऐसी जगह है कि दुनिया के हर रीजन से आया हुआ व्यक्ति और एक्सपर्ट वहाँ है, तो आपकी जो 9,000 चिकित्सकों की एक बिरादरी है, बाय एंड लार्ज आपने क्या पाया कि भारत में ये जो स्थिति बनी है इससे निपटने के लिए मेडिकली क्या आप लोगों की तरफ से सजेशंस हैं जो आपने भारत सरकार और संबंधित जो लोग हैं भारत में उनसे भी आपने डिस्कस किए होंगे? क्या इस पर क्या राय अमेरिकन चिकित्सकों की है? देखिए, ऐसा है कि जो दुनिया भर के जो डॉक्टर हैं और उनका सबका ये मानना है कि देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कुछ कॉमन सेंस है और कॉमन साइंस है। हमें सभी को कॉमन साइंस और कॉमन सेंस फॉलो करना चाहिए। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चिकित्सकों ने, डॉक्टरों ने और साइंटिस्ट ने ये देखा है कि वैक्सीन जो है सबसे कारगर तरीका है इसको रोकने के लिए। तो हमें जो है वैक्सीन फर्स्ट ऑफ ऑल लेना चाहिए। दूसरी चीज जो CDC सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल जो है उसकी रिकमेंडेशंस हैं, और वो रिकमेंडेशन सर्वमान्य होती हैं, बहुत कॉमन सेंस रिकमेंडेशंस हैं। और वो ये है कि साहब आप बार बार हाथ धोएं, नाक को और अपनी जो छींक है उसको आप कवर करें, फेस मास्क पहन के रखें, सोशल डिस्टेंस 6 फीट की दूरी पे बनाए रखें, और भीड़ के स्थानों में न जाएं। तो ये सब चीज़ें अगर आप सिंपली फॉलो करते हैं तो आपको वायरस होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। लेकिन अगर आप इसको नहीं फॉलो करते हैं, जो कि अपना ये व्यवहार है आपका, इसमें जो स्टेप्स हैं ये सब हमारा व्यवहार है। बहुत सारे लोग वैक्सीन नहीं लेना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि वैक्सीन कोई कारगर चीज़ नहीं है, तो ये उनका व्यवहार है। तो अगर हम अपने व्यवहार में परिवर्तन लाके ये सब चीज़ें अडॉप्ट करें तो हम अपने इन्फेक्शन को बचा सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। लेटेस्ट अपडेट और क्या है इस रोग को लेकर डॉक्टर साहब? ख़ासतौर से अमेरिका की तरफ हम इसलिए देखते हैं कि मेडिकल साइंस और इस तरह की चीज़ों में एक लीडर की भूमिका बेहिचक अमेरिका की है। निश्चित तौर पर आप वहाँ इन सारी चीज़ों के संपर्क में होंगे, तो कोरोना के उपचार से जुड़ा हुआ कोई और रे ऑफ होप हमें नज़र आती है फ्यूचर के लिए वैक्सीनेशन के अलावा? हाँ, देखिए, अभी जो दो चीज़ें हैं जो बिल्कुल दो चीज़ें बिल्कुल बहुत समझ में आता है कि बहुत कारगर हैं, जिसमें स्टेरॉयड हैं और दूसरा ब्लड थिनर्स हैं, उनको एंटीकोगुलेंट्स बोलते हैं। तो एक तो ये कि यहाँ डिसीज़ पैथोलॉजी की क्या, जब कोरोना होता है तो वास्तव में क्या होता है बॉडी के अंदर, ये जानने की अगर हम कोशिश करें, और मैं अगर सिंपल लेमैन टर्म्स में कहूँ तो जब ये वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, तो जब तक जैसे कि हमें एंटीबायोटिक की कोई ज़रूरत नहीं लगती है तो हमें एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत पड़ सकती है जब आप मरीज़ को इलाज करते हैं एंटीबायोटिक, तो उसको अप्रोप्रिएटली यूज़ करना ज़रूरी है। स्टेरॉयड को भी ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट वीक में दें। जब आपका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम होने लगे, 90 के आसपास, 90 के पास, तब आपको स्टेरॉयड शुरू करना है। अगर आप पहले देंगे तो उसका उल्टा असर होगा। इसी तरह से जो ब्लड थिनर्स हैं उनको भी अप्रोप्रिएटली आप शुरू करें, क्योंकि इस बीमारी में, जैसे मैंने आपसे कहा, कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है
जब वायरस आपकी बॉडी में जाता है तो वो एक इम्यून प्रोसेस शुरू करता है, एंटीबॉडीज फॉर्म होते हैं, जी। साइटोकॉन स्टॉर्म्स की एक सिचुएशन बन जाती है। उस स्थिति में ये साथ-साथ ये भी देखा गया है कि ब्लड के जो थक्के हैं वो बनते हैं हुँ, बॉडी के अंदर, हुँ, जिसको थ्रोम्बोएम्बोलिज्म बोलते हैं उसको। वो माइक्रो लेवल पे बनते हैं, तो उनके लिए हमें जो ब्लड थिनर्स हैं, एंटीकोगुलेंट्स हैं, उनको देना बहुत ज़रूरी होता है। हुँ, तो उनको भी एप्रोप्रिएटली चिकित्सक की सलाह से और उनके परामर्श से देना है, क्योंकि अगर आप इनएप्रोप्रिएटली दे लेते हैं और अपने आप ले लेते हैं, तो आपको ब्लीडिंग की संभावना हो सकती है। जी, तो ये सब चीज़ें एक है। बिल्कुल। सर ये भी हम समझना चाहेंगे कि इस बार कोरोना के जो मामले सामने आए, उसमें रिकवरी के बाद हार्ट अटैक के कई मामले देखे गए और उसमें कई 30 साल से 40-45 साल के लोग भी इसमें शामिल रहे। तो जो बात आपने कही कि वो भी हमें ध्यान देना है, प्रोटीन डी डायमर की भूमिका को लेकर भी बातें हुई, लेकिन किसी नतीजे पे पहुंचना जल्दबाजी होगा। क्या आप सजेस्ट करते हैं कि कोरोना से रिकवर होने के बाद क्या सावधानियां बरती जाएं, क्योंकि ये जो स्ट्रेन है और जो भारतीय परिस्थितियों में जैसा आपने हमें बताया कि वायरस म्यूटेट करता है, वो अपने रूप को बदलता है। अब ये यहाँ साइंटिस्ट ऐसा भी मान रहे हैं कि 15-16 परिवर्तन ये कर चुका है और इसमें कई परिवर्तन बड़े विचित्र हैं जो डिसीव करता है, जैसा वायरस करता ही है कि आपकी RT-PCR की रिपोर्ट निगेटिव आती है लेकिन आप पॉजिटिव होते हैं। हार्ट अटैक आता है आपको, कई बार हम ये भी देख रहे हैं कि पैरालिटिकल अटैक भी आता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? वही जैसा मैंने आपसे कहा कि इस ये जो फिनोमेना है, वो जो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का जो फिनोमेना है, जिसमें थक्के बनने की बात हम कह रहे थे, वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है इसके लिए। अभी भी रिसर्च के लिए ये उस बात की पुष्टि होना और भी ज़रूरी है, कारगर रिपोर्ट्स आना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो मैकेनिज़्म लगता है रिस्पॉन्सिबल लगता है इस बात के लिए, वो ये लगता है कि थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, थक्के बन जाना, ब्लड जो हमारी जो धमनियाँ होती हैं, हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, उसमें ब्लड क्लॉट्स बन जाएँ, छोटे-छोटे ब्लड क्लॉट्स बन जाएँ। तो ब्लड क्लॉट्स देखिए ऐसा है कि जो हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है, वो हार्ट में जो ब्लड फ्लो कर रहा है उससे अलग है। और अगर उसमें माइक्रो क्लॉट्स हैं और प्लाक्स बन रहे हैं, तो वो आपको ऐसा अटैक कर सकते हैं। हम्म, इसीलिए हमारे पास एक टेस्ट होता है जिसको हम ट्रोपोनिन बोलते हैं। तो जब डी डायमर बढ़ता है तो ट्रोपोनिन भी बढ़ता है। हम्म, तो ये वो इंडिकेट करता है कि हार्ट को डैमेज हो रहा है। इसी तरह से जब ये ब्लड क्लॉट्स बनते हैं तो पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता है। ये बहुत मतलब मेडिकल टर्म है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए। तो पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से भी बैक प्रेशर हार्ट के ऊपर आ जाता है, तो उसमें भी सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं लॉन्ग टर्म में। अब और अभी जैसा मैंने कहा कि वी हैव टू स्टिल नो कि व्हाट्स गोइंग ऑन एंड द रिसर्च हैज स्टिल टू कम। बिल्कुल ठीक बात है सर। अमेरिका किस तरह से आगे फर्दर अपनी तैयारी कर रहा है कोरोना को लेकर, और जो थर्ड वर्ल्ड है, तीसरी दुनिया के देश हैं, उनके लिए आपका क्या सजेशन है? और अमेरिका से हम क्या चीज़ें सीख सकते हैं, ब्रिटेन से हम क्या चीज़ें सीख सकते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ जिन्होंने काफ़ी अच्छे से दूसरी या तीसरी लहर का सामना किया है, और अमेरिका में वैक्सीनेशन ने काफ़ी बड़ा अंतर पैदा कर दिया है। अब हम अभी थोड़ा सा वैक्सीनेशन में स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे चीज़ें बेहतर होंगी। क्या क्या कहेंगे सर? तो जैसा आपने शुरू में भी डिस्कस किया था, इस बात को बहुत एम्फसाइज और बार-बार ये बात आएगी कहने में कि अमेरिका ने या दूसरे जो विकसित देश हैं, उन्होंने कैसे कंट्रोल किया है। तो सीडीसी की गाइडलाइंस को रिलीजियसली फॉलो किया है। वहाँ के लोगों ने अपनी ज़िम्मेदारी समझ के कि नहीं भई, ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं और मेरे परिवार के लोग और मेरा जो मोहल्ला है उसके लोग, कि हम लोग किसी तरह से इन्फेक्ट ना हो। हम लोग कैसे क्या करें? तो मास्क पहनें, एक दूसरे से जो है जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात है वो करें, हाथ बार-बार धोएँ, अपना अगर कहीं छींक है उसको कवर करें। ये शादी ब्याह में जो है वो आपको देखना पड़ेगा कि आप कितने लोगों को बुला सकते हैं, किस तरह से अगर बुलाते भी हैं तो किस तरह से हम अरेंज करें कि लोगों को इन्फेक्शन ना हो। तो ये एक जो बात है यहाँ पर देखने में आई है। इसी तरह से जो जो इंडस्ट्री है, दूसरी जो इंडस्ट्रियाँ हैं, उन्होंने वर्क फ्रॉम होम रखा है। जैसे रेस्टोरेंट्स होते हैं वो
होम डिलीवरी कर देते हैं या आप टेक ओवर कर लेते हैं, तो इनसे जो इंटरेक्शन है पर्सन टू पर्सन वो कम हो जाता है और काम तो चल ही रहा है, काम तो हो ही रहा है। तो हमें हमारे व्यवहार के थ्रू ये देखना पड़ेगा कि क्या हम अपने व्यवहार में, अपने प्रैक्टिसेस में क्या परिवर्तन लाएं, जिससे कि हम अपने आप को, अपने समाज को सेव कर सकें और हमारा जो इकोनॉमी है वो भी सफर हो। डॉक्टर साहब, क्या मैं एक अपेक्षा कर रहा हूं, अगर संभव हो तो क्या जो भोपाल में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि अपने मामले में वो अपने चिकित्सक के ज़रिए, आपके मार्फत, आप अमेरिका में एक लीडिंग मेडिकल इंस्टीट्यूशन में हैं, वो आपसे कभी कोई परामर्श लेना चाहें तो क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो अभी भी कर रहा हूँ, जब से शुरू हुआ है मैंने अपने व्हाट्सएप पे हमारे सभी जो जितने भी हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें मेरा नंबर दिया हुआ है। आप मेरा नंबर ले सकते हैं और किसी को भी, कोई भी हो, ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे को जाने या पहचाने या किसी भी मतलब भोपाल से हो या हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति कहीं से भी, और ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान कहीं पर भी, वो मैं बिल्कुल उस बात के लिए मैं तत्पर हूँ और मतलब मेरे लिए कोई, मतलब मेरे लिए खुशी की बात है, मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ उस बात की। बिल्कुल, तो मैं टीम से रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा, लेकिन ये आग्रह ज़रूर करूंगा कि डॉक्टर साहब को फ़ोन ना किया जाए और हाँ, टेक्स्ट मैसेज जी, कर दें, टेक्स्ट मैसेज कर दें और टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप पे करें। मैं रिस्पॉन्ड जी, जरूर करूँगा। डॉक्टर साहब का व्हाट्सएप नंबर हम डिस्प्ले कर सकते हैं, टीम से मैं हाँ, आग्रह बिल्कुल। करूंगा, लेकिन आप कृपया 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 टेक्स्ट मैसेज करें, और वो भी अगर कोई चिकित्सक के मार्फत वो मैसेज जाएगा तो ये वैल्यू ऐड इस मामले में करेगा कि चिकित्सक एक चिकित्सक को ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, समझ पाते हैं। कई बार हम लोग एक बार में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, बीइंग एन लेमैन। तो अगर कोई चीज़ आपको पूछनी है तो वो अपने चिकित्सक के मार्फत समझकर आप वो सिंपल, बहुत प्रिसाइज जानना चाहेंगे, वो अच्छा रहेगा। देखिए, इतनी तमाम व्यस्तता के बीच में ये भारत प्रेम है, और भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक मानवीय समुदाय के लिए डॉक्टर साहब ने अपने को ओपन अप रखा है, और वो लगातार संपर्क में है भारत के लोगों से, मध्य प्रदेश के लोगों से। तो आप पूछ सकते हैं उनसे, उनका व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। सर, कंक्लूड करते हुए मैं कुछ और आपके हिंट्स चाहूँगा संक्षेप में, कि क्या कहेंगे आप? लोग बहुत मायूस भी हैं भारत में, बहुत सारे परिवारों ने अपनों को खोया है, उनके भीतर एक मनोवैज्ञानिक चुनौतियां और समस्याएं भी पैदा हुई हैं, आर्थिक समस्याएं हमारे साथ चल ही रही हैं। ऐसे में हम अपने को मन से भी कैसे मजबूत रखें? एक छोटा इस पर आपका रिएक्शन। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा शरद जी कि जी मैंने पिछले साल जब मैं यहाँ पर अपने मरीज की ठीक देखभाल कर रहा था, तो हमारे बहुत सारे मरीज जो है वो अपना जो है ना, दे वर लूजिंग देयर लाइफ। जी ऐसे समय में मैंने जो है रिसर्च करना शुरू किया कि और क्या अवेलेबिलिटी हो सकती है, क्या अवेलेबिलिटी हो सकती है। तो मुझे एक प्रोडक्ट जो किसी दूसरे स्थिति के लिए यूज होता है, जी मैथ हीमोग्लोबिन में यूज होता है, मिथिलीन ब्लू जो है वो समझ में आया। जी मैंने जब इंडिया में देखा तो डॉक्टर गोलवलकर हैं, जो कि 70 वर्षीय लंग के स्पेशलिस्ट हैं, वो जी ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, और वो पिछले 20 साल से मिथिलीन ब्लू जो टीबी के जो मरीज होते हैं उनमें जो फेफड़े जो खराब हो जाते हैं उनको ठीक करने के लिए उसका यूज कर रहे हैं। जी मैं और रिसर्च में पाया कि और कौन इस दुनिया में मतलब और मिथिलीन ब्लू को रिसर्च कर रहे हैं। तो फ्रांस में भी कुछ रिसर्च है, चाइना में भी कुछ रिसर्च है, काफ़ी जगह। मुझे प्रोफेसर आलमदारी जो है ईरान से उनका मेरा संपर्क हुआ, और वो जो रिसर्च कर रहे थे वो आईवी मिथिलीन ब्लू जो है दे रहे थे उनके पेशेंट्स को सेव करने के लिए, और उनकी स्टडी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे। उन्होंने मेरे से उनके रिजल्ट शेयर किए, हम लोगों ने लिटरेचर को रिव्यू किया और फिर आर्टिकल भी लिखा, और वो आर्टिकल पब्लिश हुआ एरिस्टोटल जर्नल में। तो मैंने जब डॉक्टर गोलवलकर से बात की और उनसे उनके विचार जानने चाहे, तो उनका कहना था कि उसका मिथिलीन ब्लू का रोल सिर्फ ट्रीटमेंट में नहीं है, प्रिवेंशन में भी है, और वो कोरोना में भी है। और उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स को वो उन्होंने खुद उनके क्लिनिक में, भावनगर में है, वो भावनगर में प्रैक्टिस करते हैं। जी अभी कुछ दिन पहले हमने उनके थ्रू, वीडियो के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू उनसे कांटेक्ट किया था और कॉन्फ्रेंस की थी। तो मतलब आप देखिए, ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम है और हमारी आबादी 140 करोड़ के आसपास है। तो क्या हम 140 करोड़ गैस सिलेंडर या ऑक्सीजन सिलेंडर ला सकते हैं? नहीं, संभव नहीं है।
क्या और अच्छा दूसरी चीज, क्या 140 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है? नहीं। तो हमें ये देखना है कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमें ऑक्सीजन की जरूरत ही ना पड़े। हम ऐसे अपने व्यवहार में या हमारी क्या प्रैक्टिसेस करें जिससे हमें ऑक्सीजन उस स्थिति में ना पहुंचे, संक्रमण ना हो। तो प्रोफेसर गोलवलकर जो 20 साल से मिथिलीन ब्लू का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नेबुलाइजेशन के थ्रू जो है मिथिलीन ब्लू को लेने के लिए बोलते हैं कि 2 ml जो है आप मॉर्निंग में, 2 ml इवनिंग में उससे नेबुलाइजेशन कर लें, तो आपको जो वायरस है उसका इन्फेक्शन नहीं हो। देखिए, ये उन्होंने इस चीज़ को पब्लिश नहीं किया है, बहुत बिजी प्रैक्टिशनर हैं, 70 वर्षीय हैं। लेकिन अगर हमारे पास हिंदुस्तान में इतने बड़े एक व्यक्ति जिसने 20 साल तक वो मिथिलीन ब्लू यूज़ किया है और उसके बारे में जान रहे हैं, तो हमें उनके मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस है, ये प्रैक्टिस में देख लेना चाहिए कि वो हमें बेनिफिट में ला सकें। ये मेरे ख्याल से एक बड़ी बात आपने, क्या सर ये ब्लैक फंगस में भी ये जो अभी भारत में कुछ मामले ब्रेक हो रहे हैं लगातार मध्य प्रदेश में, उसमें भी मदद करता है मिथिलीन ब्लू? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या है कि मिथिलीन ब्लू जो है हमारे यहाँ 1860 में जो है एक नील क्रांति हुई थी। ये उसी इंडिगो क्रांति जिसको बोलते हैं, इंडिगो क्रांति, जिसको हाँ इंडिगो क्रांति, जिस समय वो अलग मैटर है। लेकिन वहीं से जो है फिर ये यूरोप में बाद में जो है मिथिलीन ब्लू बनने लगा था कॉमर्शियल रूप में। लेकिन अब बहुत सारी मेडिसिन उसमें डिसीजेज में यूज होता है। मैथिमोग्लोबिनिया है, आइसोफॉस्फेमाइड पॉइजनिंग है, उसमें यूज होता है। तो जैसे प्रोफेसर डॉक्टर गोलवलकर बता रहे थे कि उन्होंने जो ट्यूबरकुलोसिस के जो केसेस होते हैं उसमें जो डैमेज हो जाता है उसको ठीक करने में उन्होंने किया। उन्होंने बल्कि अपनी जो 90 इयर्स की जो उनकी आंटी हैं उनको भी ठीक किया मिथिलीन ब्लू इनहेलेशन से। और उन्होंने जो अपने डाटा शेयर किया, उन्होंने जो अपने एक्सरे शेयर किया उनके, उसमें काफ़ी फ़र्क लगा। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि अगर हमारे पास ये चीज़ अवेलेबल है और उससे ऑक्सीजन लेवल की मात्रा हमको मैनेज करने में आसानी होती है तो हमें वो यूज़ करना चाहिए। ये बहुत सुनहरी बात आपने कही है, एक गोल्डन सजेशन, इट कुड बी अ गोल्डन सजेशन। और ये मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए ओपन अप है। जो भी चिकित्सक इस बातचीत को देख रहे हैं भारत में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, हमारा उनसे भी विनम्र आग्रह रहेगा कि वो अपने शोध और अनुसंधान के ज़रिए इस तथ्य को सामने देखें कि मिथिलीन ब्लू जो है ये, जिस पर गुजरात में एक वरिष्ठ चिकित्सक ने 20 सालों तक मेहनत करके इसके अनुकूल नतीजों का दावा किया है। और अमेरिका में डॉक्टर साहब ने भी, जो भारत भूषण जी हैं, उन्होंने भी तमाम ईरान के एक चिकित्सक और तमाम चिकित्सकों के साथ उन्होंने भी इसकी सत्यता को ठीक दिशा में जाता अनुभव किया है। तो मुझे लगता है ये बहुत एक अच्छी बात है। और भारत जैसे देश में जहां ऑक्सीजन की कमी से अभी हम जूझ रहे हैं, ये बहुत अच्छी एक बात है सर। बहुत शुक्रिया करता हूं डॉक्टर साहब, और आगे भी आपसे वादा लेता हूं कि हम बिल्कुल, मैं समझता हूँ बहुत सकारात्मक चर्चा हुई है। शरद जी, एक बार पुनः जोड़ेंगे जरूर जब भी समय रहेगा डॉक्टर साहब, ये वादा आपसे मैं लेता हूँ। चलिए, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर भारत भूषण जी और शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े और एक बहुत सकारात्मक चर्चा हुई है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।